हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ को पढ़ लिया था और इसके बाद हमने आपको ये भी बता रखा था कि नेक्स्ट लेक्चर यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग बाकी के बचे हुए 4 जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनका सबसे पहले ग्राफ, साथ में उसका प्रॉपर्टी जो हमने 5-6 पॉइंट में लिखवाया था वो जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स से। तो जैसे कि तीसरा ग्राफ हो गया आपका y बराबर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x के बारे में आपको इतना तो अच्छे से बता दिया गया है कि इसका डोमेन और रेंज क्या है। जैसा कि डोमेन के बारे में ये आपको बताया गया है कि डोमेन आपका रियल हो जाएगा tan इनवर्स x का, और रेंज के बारे में आपको ये बताया गया है कि इसका जो tan इनवर्स x का रेंज हो जाएगा वो -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले tan इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो tan इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट कुछ इस प्रकार से होगा। वैसे तो ग्राफ जब tan x का बनता है, tan x का ग्राफ पहले करते हैं, तो tan x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपको बन गया tan x का ग्राफ। tan x का ग्राफ जो ये बना है बच्चे, ये बन गया आपको कहां से कहां तक, तो -π/2 से π/2 के बीच में बना है। कहां बना है, तो -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि यहां पे आपका ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका π/2, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये आपका हो गया -π/2। ये है tan x का ग्राफ। tan x का ग्राफ -∞ से इन्फिनिटी बनता है, लेकिन tan x पीरियोडिक फंक्शन होता है और वो इन्वर्सिबल नहीं होता है। जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन में लिखाया था कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक हैं, इस वजह से वो इन्वर्सिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, उसके डोमेन को रीडिफाइन किया ताकि वो क्या बन जाए, तो इन्वर्सिबल बन जाए। तो उसी प्रकार से ये जो tan x का ग्राफ आप देख रहे हैं, इसके ग्राफ को हमने रीडिफाइन किया और इसके डोमेन को हम लोगों ने कट किया -π/2 से π/2 तक के बीच में, ताकि अब जाके ये जो हमारा फंक्शन है ये 1/1 बन रहा है। और जैसे ये 1/1 बन रहा है, इसका मतलब ये इन्वर्सिबल है। ठीक, अब इसका ग्राफ किसके अबाउट, तो y बराबर x लाइन के अबाउट। तो y बराबर x लाइन के अबाउट ये हो गया आपका y बराबर x लाइन। थोड़ा सा आप ईमानदारी से बनाइएगा डायग्राम को बढ़िया से। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन हो गया आपका y बराबर x लाइन। अब इसी के अबाउट इस tan x का, ये जो आपका y बराबर tan x है ना, इसी tan x का इमेज ले लीजिए। बस इमेज फाइंड कीजिए, आपका ग्राफ मिल गया। तो ये जो पार्ट आपका इधर की तरफ जा रहा है, π/2 पे ये टच नहीं करेगा, तो उसी प्रकार इस पार्ट का इमेज इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, तो इसका इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा। और यहां पे एक लाइन हो गया आपका y बराबर π/2, यानी कि ये जो आपका ग्राफ है ये π/2 से नीचे ही रहेगा, π/2 को टच नहीं करेगा। और ये वाला लाइन आपका हो गया y बराबर -π/2।
और ये जो ब्लैक वाला आप ग्राफ देख रहे हो यही हो गया हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ। अब जैसा कि इसमें हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो नोट्स में सबसे पहला पॉइंट, ये पॉइंट तो सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में होगा कि tan इनवर्स x इज अपीरियोडिक। इसका मतलब ये हो गया कि tan इनवर्स x जो है आपका वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। दूसरा, tan इनवर्स x इज बॉन्डेड। tan इनवर्स x क्या है? तो बॉन्डेड है। जान रहे हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई करेगा हमेशा, तो बॉन्डेड हो गया। तीसरा, tan इनवर्स x इज ऑड फंक्शन। अब जैसा कि हम लोगों ने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में ये पॉइंट शायद आपको नहीं लिखवाया था, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि साइन इनवर्स x आपका ऑड फंक्शन कहलाता है और कॉस इनवर्स x आपका ना ही ऑड है और ना ही इवन है, यानी कि नाइदर ऑड नॉट इवन। तो ये पॉइंट आप अपना नोट कर लीजिएगा। तो tan इनवर्स x क्या है? ऑड फंक्शन। बहुत बच्चे के मन में हो गया सर ये कैसे? तो बच्चे आगे भी हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे कि tan इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो -tan x के बराबर। इसका मतलब ये जो f ऑफ -x है ये बराबर हो गया -fx के, और जैसे ये बराबर हो गया तो सब बच्चे जानते हैं ना कि ऑड फंक्शन होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर में ये पॉइंट पढ़ा था, तो बस। तो tan इनवर्स x इज ऑड फंक्शन। फिर उसके बाद आप ये भी ध्यान से देखो कि tan इनवर्स x इज इंक्रीजिंग। यानी कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है मेरा y भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है मेरा y भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग है। और अगर tan इनवर्स x इंक्रीजिंग है तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कहीं पे tan इनवर्स x ग्रेटर देन tan इनवर्स y दिखे तो आपको यहां पे ये लेके चलना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन y होगा, यानी कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहां पे x और y के बीच में चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा कि tan इनवर्स x हैज नो वर्टिकल टेंजेंट। यानी कि यहां पे कोई भी वर्टिकल टेंजेंट, यानी कि वर्टिकल लाइन यहां पे कोई भी टेंजेंट नहीं बन सकता है tan इनवर्स x में। चलो यहां तो आपने नाम भी नहीं लिखा है y बराबर tan इनवर्स x, तो इसे भी नोट कर लो। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि tan इनवर्स x में कोई वर्टिकल टेंजेंट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका कि tan इनवर्स x हैज नो मैक्सिमा नो मिनिमा, या नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू। यानी कि tan इनवर्स x में ना ही मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना ही मिनिमम वैल्यू आएगा। एंड लास्ट पॉइंट, इफ y बराबर tan इनवर्स x है तो इसका जो dy/dx हो जाएगा वो तो हम लोग लिखते हैं 1/1 + x², लिखते हैं ना। तो ये तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। और यहां से भी हम लोग 2 पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। पहला पॉइंट इंक्रीजिंग के लिए कि जब भी f' यानी कि डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का पॉजिटिव रहे या सिर्फ पॉजिटिव रहता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव रहता है तो डिक्रीजिंग। तो 1/1 + x² ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब इंक्रीजिंग। यानी कि यहां से भी ये पॉइंट क्लियर होता है। ठीक है, तो ये था आपका tan इनवर्स x का टोटल ग्राफ, उससे रिलेटेड कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जैसे हम लोगों ने tan इनवर्स x का पढ़ा, वैसे अब हम लोग जान लेते हैं फोर्थ पॉइंट y बराबर cot इनवर्स x का। तो फिर से वही कहानी आता है कि सर यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? तो cot x का ग्राफ बनाना पड़ेगा और उसका ग्राफ जो भी बनेगा उसमें मॉडिफाई होना चाहिए। क्या चीज मॉडिफाई होना चाहिए? तो उसका डोमेन, क्योंकि cot x अगर एक्चुअल ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे तो वो तो इन्वर्सिबल नहीं होता है पीरियोडिक होने की वजह से। तो उसके डोमेन को रीडिफाइन करते हैं ताकि वो पीरियोडिक हो जाए। तो चलिए cot इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा
तो कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ में हम लोग जो पार्ट को रिमूव करेंगे डोमेन से, वो पार्ट लेंगे हम लोग वापस 0 से लेके पाई, यानी कि 0 से पाई तक इसके डोमेन को रखेंगे और बाकी पार्ट को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये हो गया आपको कॉट एक्स का ग्राफ। इस ग्राफ में तो हाँ परेशानी कोई नहीं आना चाहिए, y बराबर कॉट एक्स का। अब इसके ग्राफ का हमें क्या चाहिए, तो इमेज किसके अबाउट, तो y बराबर एक्स लाइन के अबाउट। ये y बराबर एक्स लाइन के अबाउट हमें क्या चाहिए, इसका इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन। तो यहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी से चलना पड़ेगा कि सबसे पहले ये अगर y बराबर एक्स लाइन है, यहां पे x का मान अगर पाई है तो y का भी मान क्या होगा, तो पाई। तो ये चीज आपको यहां निश्चित करना पड़ गया। तो ये आपका y बराबर पाई एक बाउंड्री लाइन है, ठीक। ग्राफ देखो, ये जो पार्ट आपका दिख रहा है तो इसका इमेज इधर बन जाएगा, ये बन गया। और ये जो पार्ट आपका यूं दिख रहा है तो इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये आपका एक ग्राफ हो गया कॉट इनवर्स एक्स का। तो यहां लिख देते हैं y बराबर कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। ग्राफ उम्मीद है समझ में आया होगा। अब यहां पे भी कुछ नोट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको एकदम जानना जरूरी है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो कि सब बच्चे अब जान चुके होंगे कि कॉट इनवर्स एक्स इज अपीरियोडिक, यानी कि कॉट इनवर्स एक्स पीरियोडिक फंक्शन अब नहीं होगा, ठीक। दूसरा चीज, कॉट इनवर्स एक्स इज बॉन्डेड। वैसे तो हम एक स्टेटमेंट ही लिख दे तो काफी हो जाएगा कि जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कॉट इनवर्स एक्स is neither odd nor even। कॉट इनवर्स एक्स ना ही इवन है ना ही ऑड है, सिंपल सी बात है। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ना ही ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ना ही ये ओरिजिन, कहने का मतलब क्वाड्रेंट के अबाउट सिमेट्रिक है। इस वजह से हम कहेंगे क्या कि ये ना ही ऑड है और ना ही इवन है। चौथा पॉइंट, कॉट इनवर्स एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉट इनवर्स एक्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉट इनवर्स एक्स आपका बच्चे क्या है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। देख लीजिए ना, जैसे जैसे हमारा एक्स बढ़ रहा है वाई क्या हो रहा है, घट रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में आ गया। फिफ्थ पॉइंट कि cot inverse x has no vertical tangent। यानी कि cot इनवर्स x में एक भी वर्टिकल टेंजेंट नहीं होगा। 6 नंबर, cot इनवर्स x has neither मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यानी कि ना ही इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना ही इसमें कोई मिनिमम वैल्यू आएगा। फिर बहुत बच्चे का क्वेश्चन होगा, सर है तो इसको तो आप बोल दीजिएगा ना मिनिमम, इसको तो बोल दीजिएगा ना मैक्सिमम। तो नहीं बच्चे, मिनिमम यहां नहीं बोल सकते क्योंकि ये नीचे आ रहा है। कितना नीचे आ रहा है ये श्योर नहीं है,
तो फिर बोलोगे सर कितना भी नीचे आएगा, 0 तक आएगा, तो 0 तो नहीं आएगा ना, 0 से हल्का ऊपर रहेगा। कितना ऊपर वो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ना ही यहाँ मैक्सिमा डिफाइन है, ना ही यहाँ मिनिमा डिफाइन है। एंड सबसे लास्ट पॉइंट कि इफ y बराबर कॉट इनवर्स x, अगर आपका y बराबर कॉट इनवर्स x दे रखा है तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा डिफरेंशिएशन होगा। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, हमने बता भी रखा है, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे कहने का यहाँ मतलब हो गया कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है उसमें आप क्या लगा दोगे, निगेटिव। तो यही है आपका tan इनवर्स और cot इनवर्स का ग्राफ, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोगों का सेक इनवर्स और कॉसिक इनवर्स का बाकी बचा हुआ ग्राफ भी देखते हैं। तो आपका tan इनवर्स cot इनवर्स के बाद फिफ्थ पॉइंट आपका क्या हो गया, तो सेक इनवर्स x। तो हेडिंग दे दीजिए y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, तो सेक इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करना। तो सेक इनवर्स x का ग्राफ बना लीजिए, और ग्राफ भी बनता है तो रीडिफाइन होके बनता है। तो ये तो सब बच्चे को पता है कि कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से कि सबसे पहले आपको यहां पे पहले हम लोग सेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे कि आप लोगों को सेक एक्स का ग्राफ आता होगा। सेक एक्स का जो डोमेन होता है, सेक एक्स का जो डोमेन हो जाता है, कहने का मतलब y बराबर अगर सेक एक्स लिखा है बच्चे, तो यहां पे इसका रेंज हम लोग बताते थे -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। हो सकता है आपको याद ना हो। और इसका डोमेन हम लोग बताते थे सेक एक्स का कि ये हो जाएगा आपका रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, यानी इंटीजर पाई छोड़ के इंटीजर पाई नहीं, रियल नंबर माइनस ऑड पाई बाय 2 छोड़ के, रियल नंबर माइनस ऑड पाई बाय 2 छोड़ के। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था, जैसे मान लीजिए यहां पे बन जाता था इस तरीके से, फिर यहां पे आपका बन जाता था इस तरीके से, यहां पे आपका बन जाता था इस तरीके से, और ढेर सारा ग्राफ बनता था आपको। लेकिन हमें यहां पे ग्राफ चाहिए सिर्फ कहां से लेके कहां तक, तो जो इसका रेंज है वो डोमेन हो जाएगा इनवर्स का। तो हमें -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, तो डोमेन किसका, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि सेक इनवर्स एक्स का। और इसके डोमेन जो रियल माइनस ऑड पाई बाय 2 है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, तो रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने क्या रीडिफाइन करने के बाद, यानी कि जो रीडिफाइन करेंगे तो ये पार्ट रिमूव करना पड़ेगा आपको, यानी कि ये आपका वैल्यू हो गया पाई, ये आपका वैल्यू हो गया पाई बाय 2, ये आपका वैल्यू हो गया -π/2, तो ये -π/2 हो गया, और यहां पे हो गया आपका -π। इसी तरीके से ढेर सारा वैल्यू आपका होगा। आप यहां पे ये देखिए
कि कहां से कहां तक हम फंक्शन के डोमेन को कट करें ताकि ये 1 1 ऑन 2 फंक्शन हो। तो अगर मान लीजिए हम -π/2 से π/2 लेते हैं तो ये ग्राफ, तो क्या ये ग्राफ आपको 1 1 दिख रहा है? तो नहीं, क्योंकि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो दो जगह पे कट कर जाएगा, इसलिए ये ग्राफ संभव नहीं है। इसका मतलब या तो हम ये लेंगे या तो ये लेंगे, तो हमेशा हम क्या लेते हैं? तो पॉजिटिव साइड वाला। तो यहाँ पे जो निगेटिव पार्ट वाला है पार्ट, यानी कि ये वाला ग्राफ हमारे लिए आंसर में नहीं आएगा। और अगर ये नहीं आएगा तो इससे राइट यानी कि इससे लेफ्ट भी वैल्यू नहीं आएगा। तो हमारा डोमेन रिडिफाइन होने के बाद बच गया आपको 0 से लेके पाई के बीच में। क्लियर? अब इसी का हमें क्या लेना है? तो इमेज किसके अबाउट? तो y बराबर x लाइन के अबाउट। तो ये हो गया आपका y बराबर x लाइन, और इमेज लेना है। तो इमेज कुछ इस प्रकार से कि ये पॉइंट है, यहां पे x है 0, y है 1, x 0 और y कितने 1। तो इस पार्ट का इमेज आपको कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। ठीक है, तो कहां होगा? तो ये π/2 है, तो कहीं जैसे 0,1 का y बराबर x में इमेज तो 1,0 होगा। तो 1,0 कहने का मतलब π/2 1 से अधिक होता है, पाई का मतलब 3.14, 3.14 में 2 से भागा देंगे तो 1.7, यानी कि 1 जो होगा वो उस π/2 से कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे ही होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस पार्ट का जो इमेज हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया आपको इस पार्ट का इमेज। और ये अगर मान लो इस पार्ट का आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट, तो इस पार्ट में कोऑर्डिनेट x तो हो गया पाई और y हो गया -1। तो पाई कोमा -1 का y बराबर x लाइन के अबाउट जो इमेज होगा वो हो जाएगा उल्टा सीधे -1 कोमा पाई। तो -1 यहां कहीं, x का वैल्यू -1 यहां कहीं, और पाई तो आपको यहां कहीं होगा। पाई यानी कि इस 1 से अधिक ही होगा ना। तो इस पार्ट का जो इमेज है, किस पार्ट का? इस पार्ट का। तो इस पार्ट का इमेज आपको कुछ हो जाएगा इस प्रकार से, ये इधर है तो ये आपको ऐसे हो जाएगा। तो थोड़ा सा आराम से बना लीजिएगा। तो ये आपका हो गया ब्लैक वाला जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये आपको इमेज हो गया किसका? तो y बराबर सेक इनवर्स x का। हो सकता है आपको ये ग्राफ समझने में थोड़ा सा परेशानी हो, तो आप 2-3 बार लेक्चर को देखिए और समझिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अब जैसे कि इसके साथ ही साथ हम लोग सेक इनवर्स x का भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, कोसेक का। उसके बाद हम लोग इसके नोट्स को लिखेंगे। तो जैसा कि कोसेक इनवर्स x में, तो कोसेक इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो कोसेक x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहां भी वही कंडीशन कि कोसेक x का रेंज तो सेम होगा, डोमेन हो जाएगा सिर्फ रियल माइनस n पाई। जैसे यहाँ रियल माइनस ऑड π/2 हो गया आपको सेक x का डोमेन, डोमेन, उसी प्रकार कोसेक x का डोमेन हो जाएगा रियल माइनस n पाई। ये सारा चीज आपको हम पहले बता चुके हैं। बहुत बच्चे क्या होते हैं, अगर हम लिखते नहीं जाते सिर्फ बोलते जाते हैं तो उनको लगता है सर क्या बोल रहे हैं, चेहरा देखने लगते हैं। तो मुझे यहाँ पे अंदाजा नहीं लग रहा कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हो। आप एक टाइम पे, वन टाइम पे ही पिक कर लेते हो, या फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो अगर मुश्किल हो रहा है इसका मतलब बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं है। बेसिक स्ट्रांग होगा तो फिर मुश्किल वाली कोई बात नहीं आती है, वो भी मैथ्स में। मैथ्स तो इजी होता है। तो सबसे पहले कोसेक एक्स का ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो कोसेक एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अच्छा, रीडिफाइन करने के बाद ही हम बना लेते हैं।
हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका पाई। तो cosec x का जैसे sin x का जस्ट अपोजिट होता है, तो हम लोग का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये वैल्यू होगी आपका 1, y इक्वल्स टू 1। ऐसा करते हैं ना, ये π/2 मान लेते हैं, पाई यहां बना लेते हैं, पाई यहां दे देते हैं, यहां -π/2 ले लेते हैं, ये -π/2 हो गया, ये y बराबर 1 हो गया। उसी प्रकार से यहां y बराबर -1, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। हाँ ध्यान दीजिएगा, y बराबर x लाइन भी अबाउट प्लॉट ही कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका y बराबर x लाइन। थोड़ा सा आराम से ईमानदारी से बनाइएगा। ये हो गया y बराबर x लाइन। हाँ, cosec x का जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से, साइन का ग्राफ यूं होता है, जैसे इसको उल्टा करो तो हमारा जो cosec x का ग्राफ बनेगा बच्चे, वो पहला तो ऐसा बन जाएगा, ये π/2 पे यूं और -π/2 से यूं। तो ये हो गया -π/2 से π/2 के बीच में। चलो ये ऐसा करो ना, ये वाला पॉइंट मिटा ही दो, पाई वाला, हमें इसका जरूरत नहीं है। तो -π/2 से π/2 में ही हमको cosec इनवर्स मतलब cosec x का डोमेन को कट करना होता है, रिडिफाइन करना होता है। तो यहां पे अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ब्लू मार्कर से डॉटेड ग्राफ, ये 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, और इसी टाइप के फंक्शन को हम लोग 1 1 ऑन 2 बोलते हैं। और 1 1 ऑन 2 जैसे ही होता है तो हमारा फंक्शन इन्वर्सिबल आ जाता है। और इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चे, तो ग्राफ जैसे कि ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट का, जैसे इसका कोऑर्डिनेट अगर हम आपसे पूछे तो बोलोगे सर यहाँ x π/2 है और y कितना है तो 1 है। और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम आपसे पूछे तो बोलोगे सर x -π/2 है और y -1 है। तो इसका जस्ट हमें क्या लेना होगा, इमेज लेना होगा। तो इस चीज का ग्राफ आपको बन जाएगा इस प्रकार से। और इस पार्ट का जो आपका ग्राफ है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो y बराबर x लाइन के अबाउट, ये ग्राफ बन जाएगा इस प्रकार से। एक बार में लगता है हमने अच्छा बना दिया। तो ये जो ब्लैक मार्कर आप देख रहे हो, ब्लैक मार्कर यानी कि ये और ये, तो ये हो गया हमारा ग्राफ y बराबर cosec इनवर्स x का। अब आपको क्या करना है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट्स है, वो देख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा, नोट्स देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेक इनवर्स एक्स के नोट्स के बारे में। यहां सबसे पहला पॉइंट कि सेक इनवर्स है ना, सेक इनवर्स एक्स इज अपीरियोडिक। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। सेकेंड पॉइंट, सेक इनवर्स एक्स इज बॉन्डेड, यानी ये बंधा हुआ है। अच्छा, किसके बीच बंधा हुआ है, तो ये लाइन हो गया आपको y बराबर 0 और ये पॉइंट आपका, यानी कि ये लाइन हो गया आपका y बराबर कितना, तो ये पॉइंट था 1, ये जो इमेज बना है इसका ना पाई कोमा -1 का, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1 कोमा पाई ना, तो y वैल्यू यहाँ क्या हो गया, तो पाई। तो ये बॉन्डेड हो गया 0 से पाई के बीच में। तीसरा, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y इंक्रीज हो रहा है। तो सेक इनवर्स x इज इंक्रीजिंग
चौथा, सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो ना ही क्वाड्रेंट के अपोजिट रिफ्लेक्शन है एक दूसरे का, ना ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो बोल देंगे सेक इनवर्स एक्स इज नाइदर ऑड नॉट इवन, ना ही ये ऑड है और ना ही ये इवन है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट आप लिख लीजिए कि सेक इनवर्स एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू पाई एंड मिनिमम वैल्यू 0। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसका पाई है और मिनिमम वैल्यू कितना है, तो 0। इसके बाद रही बात टेंजेंट का, वर्टिकल टेंजेंट का, तो सेक इनवर्स एक्स हैज वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स बराबर +-1, यानी कि +-1 पे इसका वर्टिकल टेंजेंट है। और लास्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए इफ y बराबर सेक इनवर्स एक्स है, देन इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy/dx वो हो जाएगा 1/mod x इंटू √x² -1। तो ये टोटल 7 पॉइंट है आपको सेक इनवर्स एक्स में। अब जाते हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स में। नोट्स में पहला पॉइंट कि कॉसेक इनवर्स एक्स इज अपीरियोडिक। कॉसेक इनवर्स एक्स क्या है, तो अपीरियोडिक है। दूसरा, कॉसेक इनवर्स एक्स इज बॉन्डेड। अब सवाल आता है कि बॉन्डेड हैं कहां से कहां के बीच में, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका कोऑर्डिनेट था, बच्चे ध्यान ये देना है कि ये जो आपका कोऑर्डिनेट था, अगर हम इसमें देखें तो ये था हमारा -π/2, -1। इसका जो इमेज बनेगा ये जस्ट इसका अपोजिट बन जाएगा। अपोजिट कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका -1, -π/2, क्योंकि y बराबर x में तो अपोजिट होता है ना। तो ये चीज आप क्या कीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये बॉन्डेड हो गया आपको किसके बीच, तो -π/2 से लेके, और ये भी आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहां पे लिख लीजिए। देखिए जब ये cosec x था तो इसका कोऑर्डिनेट था π/2, 1। अब इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपको 1, π/2। तो ये जो आपका वैल्यू हो गया ये थोड़ा सा आपका ऊपर ही जाएगा। तो आप देख लीजिएगा वो अपना ग्राफ में थोड़ा सा ये ऊपर ही जाएगा, यानी कि ये आपका y बराबर 1 ना हो के y बराबर π/2 हो जाएगा। ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर -π/2। जब आप ग्राफ अच्छे से प्लॉट कीजिएगा तो आइडिया लग जाएगा आपको। थोड़ा बहुत इधर उधर है, जैसे इसमें हमने सटीक किया ना 1 और π/2 को मतलब मैनेज करके कि 1 जो होगा वो π/2 से छोटा होगा, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा जल्दी में कर दिया, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। तो कॉसेक इनवर्स एक्स बॉन्डेड हो जाएगा किसके बीच, तो -π/2 से π/2 के बीच। तीसरा पॉइंट, कॉसेक इनवर्स एक्स यहां पे हो गया डिक्रीजिंग, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है, तो इज डिक्रीजिंग। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट ये हो जाएगा आपको ऑड फंक्शन। कॉसेक इनवर्स एक्स इज ऑड फंक्शन। ऑड इसीलिए क्योंकि ये क्वाड्रेंट के अपोजिट क्वाड्रेंट का के सिमेट्रिक है। ये इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है तो ये इधर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अपोजिट क्वाड्रेंट के जैसे सिमेट्रिक होता है तो हम लोग ऑड फंक्शन बोल देते हैं। पांचवा पॉइंट, कॉसेक इनवर्स एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू π/2 एंड मिनिमम -π/2।
इसके बाद छठा पॉइंट हो जाएगा कि कॉसेक इनवर्स एक्स में वर्टिकल टेंजेंट होगा। कब होगा? तो x बराबर प्लस माइनस 1 पे होगा। एंड लास्ट पॉइंट, इफ y बराबर कॉसेक इनवर्स x, यहां जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन मोड एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि जो आपने सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा उसमें बस निगेटिव लगा दोगे तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये टोटल हमारे 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ थे। तो आप इसको भी नोट कीजिए। इससे आगे कुछ नोट्स और कुछ प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। जिसे आपको सोल्व करना है, सबसे पहले तो दे रखा है कि डोमेन और रेंज फाइंड करना है हमें। तो डोमेन और रेंज, तो सबसे पहला चीज हमारा क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स e टू द पावर x। सब बच्चे को पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, यानी कि यहां पे आपका e टू द पावर x का जो वैल्यू होना चाहिए वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे तो e टू दी पावर x ग्रेटर इक्वल 1, एक बार ये आ गया, और एक बार आ गया e टू दी पावर x लेस इक्वल 1। तो ये चीज तो सब बच्चे जानते होंगे कि एक्सपोनेंशियल का मान हमेशा पॉजिटिव आता है। एक्सपोनेंशियल का मान हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहां पे आप x के जगह पे कुछ भी रखोगे वो -1 से अधिक ही होगा, यानी कि यहां x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। क्लियर? अब बात कर लेते हैं e टू दी पावर x लेस इक्वल 1 की। तो लेस इक्वल 1 को हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर 0, 1 को e टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, और यहां से आपको x का वैल्यू आया x लेस इक्वल 0, यानी कि x लेस इक्वल 0 होना चाहिए। एक आंसर आ गया x रियल नंबर, एक आंसर आ गया x लेस इक्वल 0। एक है रियल मतलब पूरा दुनिया, एक कहता है 0 से छोटा। तो दोनों का तो हमें कॉमन भाग चाहिए, तो दोनों का कॉमन भाग के लिए आप यहां पे नंबर लाइन प्लॉट कर लो। एक कह रहा है कि 0 या 0 से छोटा, और दूसरा कह रहा है -∞ से लेके इन्फिनिटी तक पूरा नंबर। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ गया? तो -∞ से 0, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 0, ये आपका आ गया कॉमन पार्ट, और ये आपका हो गया आंसर। तो ये x का वैल्यू और x के ही वैल्यू को हम लोग डोमेन कहते हैं। अब बात करेंगे रेंज का। तो रेंज में y के मान को रेंज कहते हैं। तो y बराबर साइन इनवर्स, सबको पता है कि एक्सपोनेंशियल का मान कितना भी कुछ होगा तो 0 या इन्फिनिटी तक होगा, ये तो ठीक है। लेकिन सबको ये भी पता है कि साइन इनवर्स के साथ में हम इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते, हम कितना भी अधिक जाएंगे तो 1 तक ही जा सकते हैं, 1 से आगे जाने का हक ही नहीं है हमारा। क्लियर? क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 तक ही होता है। अब यहां आ गया एक बार साइन इनवर्स 0, और एक बार यहां आ गया साइन इनवर्स 1। तो अब बस आपको यह सोचना है कि साइन इनवर्स 0 यानी कि साइन का वैल्यू 0 कितना डिग्री पे आता है? तो 0 डिग्री पे, तो 0 लिख देंगे। और साइन का वैल्यू 1 यानी कि साइन इनवर्स 1 का मतलब आपको यह सोचना है कि साइन का वैल्यू 1 कितना वैल्यू पे आता है, कितना डिग्री पे आता है? तो 90 डिग्री पे। 90 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं? तो π/2। यहाँ क्लोज है तो क्लोज, यहाँ ओपन था तो ओपन, यानी कि यही आ गया y का वैल्यू। और y के वैल्यू को हम लोग रेंज कहते हैं, यानी कि आपका जो रेंज हो गया वो हो गया 0 से लेके π/2 क्लोज। तो ये डोमेन और ये रेंज, यही हो गया हमारा आंसर। मैंने आपको जब फंक्शन का रेंज डोमेन बता रहा था, मैं जब आपको फंक्शन टॉपिक में रेंज डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम करवा रहा था, तो उस टाइम पे हमने इन्वर्स से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं किया था। हमने बचा के रखा हुआ था कि कुछ पार्ट को हम लोग इन्वर्स पढ़ने के बाद कवर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे
बॉक्स एक्स है, तो ये तो पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए, यानी कि ये निश्चित हो गया कि कितना भी कुछ होगा तो -1 से 1 के बीच ही होगा। अब बॉक्स एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच होगा तो सिर्फ इंटीजर, तो -1 से 1 के बीच क्या सब हो सकता है, तो या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। को हो सकता क्या, तो -1 भी आ जाए, 0 भी आ जाए और 1 भी हो जाए। ऐसा कब होगा, तो जब हमारा x का वैल्यू -1 क्लोज से लेके 2 ओपन तक रहे। जैसे -1 पे तो -1 होता ही, 2 से नीचे जैसे 1.9, तो 1.9 का बॉक्स कितना, तो 1 ही। तो जब x का वैल्यू -1 क्लोज से 2 ओपन के बीच रहेगा तो वही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि यहाँ x यानी कि डोमेन का मान हो गया -1 क्लोज से 2 ओपन। थोड़ा बहुत आपको ना समझदारी वाला यानी कि दिमाग भी लगाना पड़ेगा। हमेशा हम लोग प्रॉपर्टी में घुसेंगे तो लेंदी खींच जाएगा सवाल। जैसे यहाँ पे अब दो प्रॉपर्टी बनाओ, एक बार बॉक्स एक्स ग्रेटर इक्वल -1, एक बार बॉक्स एक्स लेस इक्वल 1, दोनों का वैल्यू निकालो। हमने बता रखा है ऐसा टाइप का सवाल आपको, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लो, देख लो आंसर यही आएगा। तो वो तो तुम अपना आराम से घर पे बैठ के कर सकते हो। अब यहाँ आते हैं रेंज में। रेंज में यानी कि y का मान, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि बॉक्स एक्स का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे -1, 0 या 1 हो सकता है। बस आप ये देख लो कि cos इनवर्स -1 यानी कि cos का वैल्यू -1, और ये भी हमेशा ध्यान रखना कि cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच होता है। तो हमारा जो वैल्यू होना चाहिए वो इसी के बीच में लाई करेगा। तो cos का वैल्यू -1 कब आता है, तो पाई पे। cos का वैल्यू 0 कब आता है, तो 90 डिग्री पे। और cos का वैल्यू 1 कब आता है, तो 0 डिग्री पे। तो ये 3 हमारा y का वैल्यू हो गया, और y के ही वैल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो रेंज। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। cos इनवर्स फ्रैक्शनल x। सब बच्चे जानते हैं कि cos इनवर्स आया तो cos इनवर्स के अंदर में जो एंगल दे रखा है ये वैसे अब वैल्यू बोलोगे एंगल, तो ये टोटली एंगल बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल x का वैल्यू -1 से 1 के बीच होना चाहिए, और ये सब बच्चे जानते हैं कि फ्रैक्शनल x का मान कितना भी कुछ हो तो 0 क्लोज से 1 ओपन ही होता है। तो ये वाला पार्ट इसको वैलिड यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ फ्रैक्शनल x -1 से 1 के बीच में ही होगा, चाहे तुम x के जगह पे दुनिया का कोई भी वैल्यू पुट करो। तो दुनिया का कोई भी वैल्यू पुट करो यानी कि x यहाँ पे हो गया आपको रियल नंबर, और x के ही मान को हम लोग डोमेन कहते हैं। अब आ जाते हैं रेंज पे। तो y बराबर cos इनवर्स फ्रैक्शनल x का मान कितना भी कुछ होगा तो 0 क्लोज से 1 ओपन ही होगा। अब cos इनवर्स 0 का मान बोलिए, तो cos का वैल्यू 0 कब होता है, तो 90 डिग्री पे। और cos का वैल्यू 1 कब होता है, तो 0 डिग्री पे। तो हमारा आंसर π/2 से 0, जो कि संभव नहीं है। तो पहले छोटा वाला वैल्यू 0, फिर बड़ा वाला वैल्यू π/2, और यही हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, एकदम ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ डोमेन हमें सोचना नहीं है, डोमेन हमने पहले फाइंड कर रखा है, डोमेन हो जाएगा रियल। डोमेन मतलब x का मान। बात सिर्फ यहाँ करना है रेंज का। तो y बराबर साइन इनवर्स 0 क्लोज से 1 ओपन, कितना भी कुछ हो तो फ्रैक्शनल का मान यही होता है, फ्रैक्शनल का रेंज यही होता है। अब एक बार हो गया साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 हो गया 0, और साइन इनवर्स 1 हो गया आपको π/2, यानी कि साइन इनवर्स 0। आपको इस तरीके से यहाँ सोचना है बच्चे कि साइन इनवर्स 0 का मतलब हो गया कि साइन का वैल्यू 0 कब, तो साइन का वैल्यू 0 होता है 0 डिग्री पे, तो 0 लिख दिया। और साइन इनवर्स 1 कहने का मतलब साइन का वैल्यू 1 कब। चलो इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग मान लिए हमको साइन इनवर्स 1 का वैल्यू निकालना है, और हम लोगों ने मान लिया इसको y बराबर साइन इनवर्स 1। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन y बराबर 1। इनवर्स है तो राइट साइड चला जाए तो साइन y हो जाएगा ना। तो साइन y का वैल्यू 1, सब बच्चे जानते हैं कि 1 होता है कितना डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे। बहुत बच्चे बोलेगा सर सिर्फ 90 पे थोड़ी होता है। तो यहाँ पे हमें बस साइन इनवर्स के रेंज को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है बच्चे, -π/2 से π/2 क्लोज में, तो π/2। और जैसे ही साइन y बराबर साइन π/2, तो y बराबर क्या आ गया, π/2।
तो आप इस तरीके से सोचो, या फिर जल्दी में सोचने का तरीका है कि ये सोच लो कि साइन का वैल्यू 1 कब होता है, तो π/2 पे, और इसी y के वैल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो रेंज बोल देते हैं, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना फास्ट, इतना जल्दी, इतना शॉर्टकट तरीके से बताइएगा तो बोर्ड में क्या होगा हम लोगों का, तो बोर्ड के लिए तो अभी हम सवाल करवा नहीं रहे हैं, बस बोर्ड के लिए आने वाले हैं। अभी तो बस हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं सवाल किस तरीके से सोल्व करेंगे। अगला क्लास आपका पूरा का पूरा बोर्ड के लेक्चर पे ही बेस्ड होगा, यानी कि प्रॉब्लम वगैरह बोर्ड से रिलेटेड ही सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे साइन का वैल्यू 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू निकालना बोर्ड के तरीके से भी बताएंगे, तो थोड़ा सा क्या करो, वेट कर लिया करो। सिग्नम एक्स सब बच्चे जानते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर, और सब बच्चे ये भी जानते हैं कि सिग्नम एक्स कितना भी कुछ होगा, कितना भी कुछ होगा तो 3 ही चीज होगा, या तो -1 या तो 0 या तो 1। और पूछा जा रहा है कि सिग्नम एक्स का वैल्यू रियल, तो एक्स तुम कुछ भी पुट करो फर्क नहीं पड़ेगा। रियल कहने का मतलब रियल तो नहीं आएगा, लेकिन -1, 0 और 1 निश्चित आ सकता है, जो कि रियल ही होता है। तो बस यहाँ x हो गया रियल, और कॉट इनवर्स -1, 0, 1 में एक आंसर हो गया कॉट इनवर्स -1। कहने का मतलब कॉट का वैल्यू -1 कब होता है, लेकिन उससे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि सर कॉट का रेंज क्या होता है। कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 से लेके पाई, ओपन इंटरवल में, एक्सेप्ट π/2। ये होता है क्या, यही होता है क्या? सबसे पहले सोच लो, समझ लो। कॉट का जो रेंज होता है कॉट इनवर्स का, वो होता है सिर्फ 0 से पाई, सिर्फ 0 से पाई। 0 से पाई में से -π/2 घटा दोगे तो वो हो जाएगा किसका, सेक इनवर्स एक्स का। लिखवा चुके हैं सारा चीज, आपको याद होना चाहिए। तो कॉट इनवर्स -1, कॉट का वैल्यू -1 कितना पे, तो -45 पे। बहुत बच्चा तो यही बोलेगा, लेकिन फिर वो भूल गया कि वो गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया, तो क्या -π/4 0 से पाई के बीच में आएगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चांस नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो सर क्या होगा, तो 3π/4, 135 डिग्री पे भी तो मान -1 होता है, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3π/4। अब आते हैं कॉट इनवर्स 0, तो कॉट का वैल्यू 0 कितना पे, तो 90 डिग्री पे, और कॉट का वैल्यू 1 कब, तो π/4 पे। तो ये तीनों ही वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, y का मान। y के ही मान को हम लोग बोलते हैं रेंज। अब ये क्वेश्चन, डोमेन फाइन कर लोगे, रियल आ जाएगा, x² - 2x + 2, इसको हम लोग ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे, लॉग का पावर है, और ये हो जाएगा आपका x - 1 का होल स्क्वायर +1। आप अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे x हमारा क्या हो गया, रियल, यानी कि x कुछ भी रखेंगे तो ये 0 से अधिक ही आएगा, और +1 है, इसका मतलब ये हमेशा 1 से अधिक ही आएगा, और 1 से अधिक तो 0 से अधिक होगा ना, एकदम होगा, यानी x रियल हमारा डोमेन हो गया। अब यहाँ पे रेंज के बारे में बात करेंगे, तो y बराबर tan इनवर्स log⁻², और यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो चलो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, स्पेस यहाँ बचेगा, x - 1 का होल स्क्वायर +1 है ना। किसी भी चीज़ का स्क्वायर क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी +1, 0 में 1 जुड़ गया तो 1, इन्फिनिटी में 1 जुड़ गया तो इन्फिनिटी, यानी कि इस चीज़ का जो रेंज है, इस चीज़ का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 1 क्लोज से इन्फिनिटी। तो हम इसके जगह पे पुट कर दिए 1 क्लोज से इन्फिनिटी। बहुत बच्चे नहीं समझे, फिर से समझो, x² - 2x + 2 को परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे दिया आएगा। किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो क्या होता है, पॉजिटिव। 0 को भूल गया तो क्या लिखेंगे, 0 क्लोज से इन्फिनिटी, और आगे में +1। 0 में 1 ऐड हो गया तो 1, इन्फिनिटी में 1 ऐड हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी 1 से इन्फिनिटी। log 1 का मान सब बच्चे जानते हैं 0, सोचने की जरूरत नहीं है। log इन्फिनिटी का वैल्यू सब बच्चे जानते हैं इन्फिनिटी, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ tan इनवर्स 0, तो tan का वैल्यू 0 कितना डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे, और tan का वैल्यू इन्फिनिटी कब होता है, तो π/2 पे। तो हमारा जो रेंज हो गया वो 0 से लेके π/2 हो गया, और यही हमारा आंसर। तो ये था हमारा डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए 6 प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। मेन क्लास, ये अभी हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में और थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं,
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लेक्चर 3 में आपको मिलेंगे। तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, घबराना नहीं है। सर तो खाली ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे कब आएंगे? नीचे ही हैं बच्चे, अभी तक तो बेसिक ही करवा रहे थे। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड बेहतरीन होने वाला है। लेकिन हाँ, बोर्ड के साथ साथ हमारा आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बेहतरीन ही होने वाला है, अगर हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तब। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए तो बड़ा आसान तरीका है। इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले लेट tan इनवर्स 2 बराबर थीटा। एक चीज याद रखना कि इस चीज को हम दूसरे तरीके से बताएंगे बोर्ड के मेथड से, अभी हम थोड़ा सा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये हो गया साइन थीटा। जैसे इसको थीटा माने तो साइन थीटा, यानी कि अब हमको किसका वैल्यू चाहिए? साइन थीटा का। और यहां tan इनवर्स 2 बराबर थीटा है, तो इसका मतलब यहां tan थीटा हो जाएगा 2। और सब बच्चे जानते हैं कि tan थीटा को हम लोग लिखते हैं p/b, यानी कि यहां पे p आपका 2 हो गया, b आपका 1 हो गया, और इतने होशियार आप हो कि h आपका √5 हो गया। अरे इतना तो भरोसा तुम पे हम कर ही सकते हैं। तो हमारा जो साइन थीटा होता है वो तो p/h होता है, और साइन थीटा का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा? 2/√5। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो ये तो बस एक छोटा सा जादू है। क्या है? जादू, ट्रिक है, कुछ नहीं है, इजी है। हम फिर से बोल रहे हैं आपको, इस क्वेश्चन को बोर्ड में हम अलग तरीके से करेंगे, जिसके लिए आपको कल तक वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सबसे पहला काम यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, तो tan इनवर्स 2 को मान लेंगे थीटा। तो हमारा क्वेश्चन यहां हो गया cos थीटा, और अगर tan इनवर्स 2 थीटा है तो यहां से tan थीटा हो जाएगा 2, यानी कि p हो गया 2, b हो गया 1, और h एज यूजुअल आप जानते हो √5। और cos थीटा का वैल्यू होता है b/h, यानी कि 1/√5। आंसर। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोगों के पास दिमाग कम रहता है, देखो ना स्पेस कम है, तो हम क्या करते हैं उसको बचा के यूज करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सर लोचा लगने वाला है, ये तो थोड़ा सा अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, आप इसको थीटा मान लो। लेट साइन इनवर्स 3/5 को हमने थीटा मान लिया, जहां से आपको साइन थीटा 3/5 हो गया। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका क्वेश्चन साइन 2 थीटा हो गया। थीटा सिर्फ इसको माने, और साइन 2 थीटा का वैल्यू तो सब बच्चे को पता होगा कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। और सब बच्चे को यहाँ ये भी पता है कि साइन थीटा का वैल्यू सर 3/5 आ चुका है, बस वेट है किसके लिए, तो कॉस के लिए। और कॉस का भी वैल्यू सब बच्चे जान रहे हैं कि सर यहाँ तो p हो गया 3, h हो गया 5, तो b क्या हो जाएगा 4, और कॉस थीटा होता है b/h यानी 4/5। इनके आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 24/25, और यही हमारा आंसर। तो आज हम लोगों ने बस थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम किया, ठीक, कॉम्पिटिटिव व्यू से थोड़ा सा हम लोगों ने उस क्वेश्चन को सोल्व किया। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। पहले तो कुछ प्रॉब्लम इसमें रह गया है, 5-7 प्रॉब्लम और होगा जो कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बताएंगे। तो पहले हम लोग 5-7 प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, फिर हम लोग प्रॉपर्टी मेन करेंगे। जैसे ही हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की 1-2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हमारा जो बोर्ड का सिलेबस होगा 1-2 प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और 1-2 प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम आपको बोर्ड के लिए जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व करवा देंगे, ताकि आपका केसीसी और एनसीईआरटी जो भी आप बुक बोर्ड के लिए सोल्व करते हो वो बन जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आप इसको नोट कर लो।